अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे इदारों में तसादुम का खतरा बढ़ रहा है। हसास मुकदमात पर गरजदार रिमार्क्स जलती आग को मजीद भड़काने का बायस बन सकते हैं। क्या सियासी और माशी बहरान में फंसा मुल्क एक नए और गैर मुतवक्के साने का मुतहम्मिल हो सकता है? नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मज़ामती शायरी के लिए मशहूर नौजवान शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के अहम मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत मुद्दई की वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई, जिसमें हमें कहा गया कि अदालत के सामने कहें कि उनकी मौकला के शौहर खुद कहीं गए थे, दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएंगे। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है, जिस पर एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा कि ऐसा नहीं है। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबने भुगतनी है। उन्होंने कहा कि मुझे बंदा आईएसआई से चाहिए, डीजी आईएसआई को बता दें बंदा हर सूरत चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आईएसआई के सेक्टर कमांडर के बारे में कहा कि सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी, एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा, उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हो, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। अदालत ने कहा कि क्या ये पूछेंगे बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस में। समाअत के दौरान वजारत दिफा के हुकाम ने जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया। वजारत दिफा ने अपने जवाब में कहा कि अहमद फरहाद आईएसआई और एमए की तहवील में नहीं है। जस्टिस कियानी का कहना था कि आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं, मत लेकर आएं इस नहज पर कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। उनका कहना था कि रियासत का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वजारत दिफा के नुमाइंदे के बयान से ऐसा महसूस होता है कि यह मामला आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों से निकल गया है। उन्होंने कहा कि अब यह तय करना है कि एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलना है। इस अहम मुकदमे की समाअत कल फिर होगी। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तुंदो तेज रिमार्क्स के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत के रिमार्क तकलीफ दे हैं, वक्त से पहले रिएक्शन देना और एक ही सांस में सारी बातें करना अदालत के शाया निशान नहीं। अदालत सनसनी ना फैलाए, अहकाम जारी करे। वजीर आजम या काबीना को सामने बैठाने के रिमार्क्स देना पार्लिमान को नीचा दिखाने की कोशिश है। आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में, वक्त से पहले या प्रीएम्प्ट करना और फिर इतनी सख्त बातें कह देना एक सांस में, मेरे ख्याल में ये जुडिशल प्रोपराइटी के ऐन मुताबिक नहीं है। ये तकलीफ दे बात है। ये बातें कि जी काबीना का इजलास यहाँ पे होगा फिर और उन्हें बिठा के करवाया जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामान को और पार्लियामान में से निकली हुई काबीना को उसका जो आईनी किरदार है उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ होता है। एक जानिब जहां वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दूसरे के सामने आन खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आज खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती में ताखीर के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को 24 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से यह तासुर दिया जा रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में इस वक्त साना 9 मई के मुलजमान के ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें हुकूमत खुद दरख्वास्त गुजार है और खुद ही मर्जी के जज अदालतों में तैनात भी करना चाहती है। पंजाब हुकूमत का बेवकूफ खुद ही वकील, खुद ही मुद्दई बनना और खुद ही मर्जी के जज मुकर्रर करके साना 9 मई के मुलजमान के मुकदमा चलाना क्या शफाफियत के तकाज़ों को पूरा करता है? नाज़रीन, आज की एक और अहम खबर यह भी थी कि पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत का कानून पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। अब सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। अदालती और सहाफ़ती मैदान में पंजाब हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत की मुश्किलात भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा सूरत हाल में जजेस की जानिब से हसास इशूज़ पर गरजदार रिमार्क्स वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को अदालत में तलब करने से मुल्की मामला बेहतर होंगे या पहले से भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ैन कुरैशी साहब प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ है, जज साहब की जानिब से जो भी रिमार्क्स दिए गए हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत को आके इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी करनी पड़ी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब सामने आए। कितना सीरियस मामला है ये और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वैसे ही इस वक्त हुकूमत के लिए कोई अच्छी हवाएं नहीं चल रही? देखिए मंसूर साहब, मेरा तो पहले ख्याल था कि हुकूमत को इस पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर आज यानी पिछली समातों के हवाले से जिस तरह की आजकल जिस तरह रवैया चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस का बिलखुसूस हुकूमत के हवाले से या एजेंसीज के हवाले से, तो मेरा ख्याल था कि मामला इदारों के दरमियान है तो इसमें हुकूमत को नहीं आना चाहिए। लेकिन आज
जब जज साहब ने कैबिनेट को टारगेट किया, प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया और उनको कहा कि बैठा देंगे हम इनको, तो वो अल्फाज शायद मुनासिब नहीं थे, ना ही उनका जो उनको ये जेब देता था कि इस तरह की बात करें। अब दूसरा, जो अब उन्होंने आज टारगेट किया सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को, उनसे मुतल्लिक इतने रिमार्क्स दिए, उनके ग्रेड बताया कि 18 ग्रेड का है, हालांकि शायद वो 20 ग्रेड के होते हैं, लेकिन 18 ग्रेड का भी है। तो जिक्र आपने रिमार्क्स में इतना किया, तो फिर तहरीरी जो हुक्मनामा दिया तो उसमें जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर आपने तहरीरी हुक्मनामे में जिक्र नहीं करना था तो फिर आपको रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। ठीक। और अगर रिमार्क्स दे दिए थे तो फिर तहरीरी ऑर्डर में भी उसको आप इनकॉर्पोरेट कर देते। अब चीजें तो इस तरह है कि वजारत दिफा कहती है कि जी हमने अपने झेली इदारों से चेक किया है, वो शायर जो अहमद फरहाद साहब हैं वो हमारे पास नहीं है। जब उनके पास नहीं है तो फिर अदालत ने पटिशनर जो खातून जो आदमी है, जो खातून है, उनके मौकफ को, उनके वकील के मौकफ को किस तरीके से सच तस्लीम कर लिया और अपना फैसला कर दिया कि ऐसा ही बंदा प्रोड्यूस करे। अदालत ने तफ्तीश की है, इंक्वायरी की है, अदालत ने क्या किया, उनके पास क्या सोर्स है, क्या उनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आने का कोई सोर्स ऐसा मौजूद है कि जिससे वो इस नतीजे पर पहुंच सके, वो फैसला दे सकें? और अगर वो फैसले तक पहुंच चुके थे तो फिर उनको सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाने की जरूरत नहीं थी, फिर वो ऑर्डर अपना लिखवा देते और आज वो जजमेंट आ जाती। यानी एक अबूरी हुक्मनामे की जगह हमारे पास एक जजमेंट आ जाती है अदालत की जो की जानिब से कि उन्होंने जनाब कल अब सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलवा लिया, तो पुलिस ने तफ्तीश करनी है। इस मुल्क में कई 100 मिसिंग पर्संस हैं और ऐसे ऐसे मिसिंग पर्संस हैं जो कोई लंबे तवील अरसे से मिसिंग हैं। तो क्या वो अहमद फरहाद साहब मिसिंग पर्संस में आते हैं? क्या वो खुद छुपे में हैं या वाकई एजेंसी ने उनको उठाया हुआ है? इस मामले के नतीजे के ऊपर तभी पहुंचा जा सकता है जब इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होगी। ओके। इसके अलावा जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जा सकता है। मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी। जैन कुरैशी साहब, जुडिशियल एक्टिविज्म के जुमरे में आता है ये, या जुडिशरी फाइनली जाग गई है एंड इट्स एक्चुअली हिटिंग द नेल वेयर इट शुड हिट? तो या ये वो वाली सूरत हाल है? हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस? मंजूर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने शो में दावत दी। सर, अर्ज ये है, आपने अभी आजम मजीद तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप सुनाया और वो कह रहे थे कि वक्त से पहले जवाब देना। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनरेबल जज साहब ने जो रिमार्क्स पास किए, हसन भाई का उस पर मौक़िफ़ है कि सिर्फ रिमार्क्स ना होते, ऑर्डर में भी अगर हिस्सा बना देते तो इन प्रिंसिपल जो बात कह रहे हैं मैं इनकी बात से इख्तलाफ नहीं करता। बट आई फील कि इस मौके के ऊपर अगर जज साहब ने रिमार्क्स दे भी दिए थे तो वहां पे लॉ मिनिस्टर का आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं बनता था। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि एक बंदा है, लापता है, उन्होंने अपने कोर्ट में कहा कि सुबह 11 बजे पेश किया जाए, 1 बजे पेश किया जाए, 3 बजे पेश किया जाए। कोर्ट ने अपनी रिट भी मेंटेन करनी है। उन्होंने कहा कि जी अगर नहीं पेश करेंगे तो सेक्रेटरी दिफा को बुलाऊंगा, काबीना को बुलाऊंगा और जरूरत पड़ने पर वजीर आजम को भी मैं बुला सकता हूँ। तो ये सीधा इन्होंने वजीर आजम पे ले गए और काबीना पे ले गए हैं। इस नौबत तक बात जानी नहीं चाहिए थी। आप, मैं, हसन भाई और निहाल हाशमी साहब भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि इस मुल्क में किसी को भी मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैन साहब, तो उसको बाजियाब करके जैन साहब एक सवाल है, एक सवाल इस बात के ऊपर बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर नीचे, जिस तरह अभी हसन साहब फरमा रहे थे कि जनाब ग्रेड 20 के एक बंदे के बारे में आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन अगर आप उनको बुलाएंगे और वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई काम नहीं कर सकते तो क्या ये बात पाकिस्तान की काबीना, फेडरल कैबिनेट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक चली जाएगी कि जनाब फिर मैं उनको बुलाऊंगा और अगर वो भी नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं फलां बंदे को बुलाऊंगा? क्या ये जायज है? सर देखें, द बक स्टॉप्स विद द फेडरल कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत उनकी है ना, और जवाबदेह भी अवाम के तो नुमाइंदे वही हैं, जवाबदेह वही हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि हमें उस नौबत तक जाने की जरूरत क्यों है? एक बंदा है, वो एक नज़म पढ़ता है, नज़म में भी शायद गालिबन वो कहता है कि वो बंदा उठाया जाता है, अगले दिन वो गायब हो जाता है। और आज कोर्ट कह रही है, ऑनरेबल जस्टिस क्यानी साहब कह रहे हैं कि उसको मेरे कोर्ट में पेश किया जाए। असूल तौर पर बंदे को कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए, कहानी वहीं पे दम तोड़ देगी। हम उसको आखिरी डिग्री तक क्यों लेके जा रहे? ठीक, उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक। निहाल साहब, ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर याद करता हूँ, जब यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ होता था तो मुस्लिम लीग नून बाहर निकलती थी, उनको सपोर्ट करती थी। बल्कि मुझे याद है असद अली तूर के साथ जब जो कुछ हुआ था तो उसमें आपके रहनुमा गए थे उनसे मिलने के लिए भी। आज हुकूमत आपकी, आज एक और सहाफ़ी और शायर वो गायब हो गए हैं, लेकिन कोई पता नहीं लग रहा, उनके नंबर से व्हाट्सएप कॉलें आ रही हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के तमाम अवाम से और जितने भी मोहतरम जनाब इब्राहिम रईसी साहब के लवाहिकीन हैं उन सब से ताज़ीद करता हूँ, इंडिविजुअली भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। ये एक बड़ा सानिया का मौका था उनके लिए भी। बड़े हाल ही में वो पाकिस्तान के अपनी सरकारी दौरा करके गए। अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे और उनकी आगे की मंजिल को आसान करे। अब जो आपका सवाल है उसमें बहुत सारे पहलू हैं। मैंने हसन साहब को भी सुना और कुरैशी साहब को भी। मेरे लिए बड़ा सीधा सा एक जवाब है कि दिस मैटर इज सब जुडिस। आमतौर पे जो बुक के तौर पे होता है कि सब जुडिस बोलना नहीं चाहिए, मगर चूंकि मोहतरम जज साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने टेलीविजन पे आपको हमें सबको एक अपॉर्चुनिटी दे दिया कि आप उसको डिस्कस करें। देखिए, जैसा हसन साहब ने कहा, अगर वो अपने ऑर्डर में ये सारी बातें लिखते और लिखवाते तो वो बड़ा मुनासिब सा था। फिर हमारे लिए बात करना ज़्यादा ऑथेंटिक के साथ होता कि जी अंडर सेक्शन व्हाट और किस लॉ के तहत क्या उन्होंने ऑर्डर पास किया। मगर उन्होंने जो ज़बानी कलामी बात की, वो लगता है कि पाकिस्तान में हर किसी को सियासत करने का और बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। जजेस बोलते नहीं हैं, उनकी तहरीर बोला करती है। जजेस के बात नहीं, उनके ऑर्डर्स बोला करते हैं। अगर वो समझते थे कि कोई या इसमें इन्वॉल्व है, इम्प्लिकेट है, तो उसको डायरेक्टली वो जो चाहे ऑर्डर पास कर सकते थे। मगर एक्सीड जब आप करके कैबिनेट पे, और कैबिनेट कौन है? कैबिनेट कलेक्टिव विजडम है अवाम की। कैबिनेट वो लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियन जिसे इख्तियार देता है और फिर पार्लियामेंटेरियन को इख्तियार अवाम देती है। तो ये फिर मैं अगर ये कहूँ, देखिए मैं आइन और कानून का आदमी हूँ, कि जो कैबिनेट है वो पाकिस्तान के लोगों की कलेक्टिव नुमाइंदगी करती है। आप किसी फर्द वाहिद के चक्कर में पूरे पाकिस्तान के लोगों को तो आप नहीं कर सकते कि ला के बैठा देंगे, सीधा कर देंगे। निहाल साहब ये इतना सिंपलिस्टिक भी तो नहीं है ना। मतलब पाकिस्तान की तारीख में लोग क्या नहीं उठाए जाते, लोग क्या नहीं गायब होते? जनाब मैं उस पे आ रहा हूँ। आप ये बता दीजिए फिर इसका सवाल किससे किया जाए? चले, आपकी राय क्या है? सवाल करना बनता है किससे? आपने तोर साहब का और दीगर का किया। आज भी अगर अहमद फराज साहब किसी के कस्टडी में है तो हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुल्क के आइन और कानून और माशरती निजाम में किसी को आप अनरजिस्टर्ड मिसिंग पर्सन नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत अच्छा मुकाम नहीं है। मैं निहाल साहब, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा सवाल कर लेता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, आपके बहुत अच्छी बात है, इजहार यकजहती मेरे ख्याल में आपकी रजिस्टर भी हो गई, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सवाल किससे करना है? किससे पूछना है कि भाईजान बंदा किधर गया? ये किससे पूछना है? हाँ, ये एसएसपी से पूछना है, ये रेलवे पुलिस से पूछना है, कस्टम पुलिस से पूछना है, किससे पूछना है? ये प्राइमरी तौर पे पुलिस से ही पूछना है। ये पुलिस से पूछना जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करे, लोगों की जान और माल की हिफाजत भी करे। किसी इदारे की ये काम नहीं होता कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या लोगों की जान और माल की हिफाजत करे या किसी से तफ्तीश करे। ये प्राइमरी काम पुलिस का है और पुलिस को ही चाहिए कि वो सेटिस्फैक्टरी जवाब दे। और हमें भी चाहिए कि हम पुलिस को ज्यादा एम्पावर करें, ज्यादा फैसिलिटेट करें, ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा ताकतवर करें। और वो जवाबदेह भी है अवामी मामलात में, अवामी नुमाइंदों को भी और अदालतों को भी और मरियम और निहाल साहब, मरियम नवाज साहबा ने मेरे ख्याल में किया भी है अभी रिसेंटली। उन्होंने उनका यूनिफॉर्म भी पहना, शायद उससे भी वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है। पंजाब पुलिस भी स्ट्रेंथन हुई है, लीड पुलिस भी मेरे ख्याल में उससे स्ट्रेंथन हुई है, उससे काफ़ी फर्क पड़ा होगा। हसन अयूब साहब, ये सारी जो आपने, ये अलामती चीज़ है मंसूर साहब, ये अलामती चीज़ है। अच्छा, उससे मजबूत नहीं हुई? उससे नहीं हुई, स्ट्रेंथन करने के लिए पहना जाता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। मैंने तो नहीं कहा कि पाबंदी, मैं तो कह रहा हूँ कि इससे ये अच्छा कदम हुआ है ना। आप नहीं, अच्छा कदम नहीं था ये, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा कदम है। आप एग्री करेंगे ना मेरी बात से निहाल साहब? अच्छा, देखिए बहुत अच्छा कदम है। मैं तो आपसे एक बात, देखिए मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। हर इदारों को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। जी, बिल्कुल करते हैं तो ये हम सियासतदानों का काम है, हम पार्लियामेंट में बैठ करके उस चीज का हम फैसला करें। हाँ। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2008 में मोहतरमा मरियम के बेनजीर के साथ बैठ के एक सीओडी साइन किया था, जिसमें ये बात तय हुई थी कि हर किसी को अपने आईनी दायरे में पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। सर, इश्यूज को लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हसन अयूब साहब, ये को आगे बढ़ना है, इसकी मईशत को बढ़ना है, इसकी पार्लियामान को आगे बढ़ना है, इसकी जमहूर को आगे बढ़ना है, तो हम पेडी इश्यूज पे हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। हसन अयूब साहब, ये निहाल साहब कह रहे हैं कि पुलिस से जाके पूछे ना, पुलिस को एम्पावर करें, पुलिस इसका जवाब देगी।
पाकिस्तान में आपके ख्याल में पुलिस इतनी ताकतवर हो गई है कि इतने मुश्किल सवालात का वो जवाब दे सके? सर मैंडेट तो पुलिस का है, अच्छा। अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ठीक है। और अगर कानून में देखा जाए कि ये किसने उस शख्स को बरामद करना है तो पुलिस ने करना है। अब देखिए मैंने पहले भी कहा कि क्या मालूम कि वो बंदा, मालूम ये मुमकिन है कि वो खुद भी रूपोश हो सकता है। जी जी। अब ये हो सकता है कि उसको किसी ने एजेंसी ने उठाया हो, ये मुमकिन है कि किसी केस के अंदर वो शायद वो केपी में गिरफ्तार हो, पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये चीज तो मामला है, इसकी तफ्तीश होनी है और तफ्तीश करनी किसने है, वो पुलिस ने करनी है। अगर पुलिस की कैपेसिटी नहीं है और उसको अगर कोई मुआवनत चाहिए तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए वजारत दाखिला को लिखा जा सकता है, फिर आप ISI से हेल्प ले सकते हैं, MI से हेल्प ले सकते हैं, आप IB से हेल्प ले सकते हैं। फिर जहां जहां से आपको मुआवनत दरकार होगी, प्रोसीजर है सर, एक तरीका है। ये कह देना कि जनाब अब ISI ही करेगी, तो वो उस नतीजे पर किस तरीके से पहुंच गए हैं? ये आपके ख्याल में मालूम है कि हसन हमने साहब फील्ड में देखा कि कोई एक एजेंसी वाला आदमी ये जो रिसेंटली को- भी हसन भाई जो खत लिखा गया था, ये आपको उसके रिफ्लेक्शन तो नहीं नजर आ रहे कहीं कि उसकी भी कोई लिंकेजेस हैं या कोई गुस्सा है जो इस केसेस में भी उसका रिएक्शन मुमकिन है, क्योंकि जजेस ने तो वो खत तहरीर करके उसमें उसको साइन कर दिया था। काश के उस वक्त जब उनके ऊपर ये दबाव आया था तो इस किस्म का स्टैंड ये उन 6 जजेस में से एक जो है ना मोहतरम जज हैं, उस टाइम क्यों नहीं खड़े हुए? उस टाइम क्यों आपने उसके बाद 1 साल के बाद खत लिख दिया? आपको उस टाइम खड़ा होना चाहिए था, तो मैं भी आपके साथ खड़ा होता कि ऐसी चीज थी। लेकिन 1 साल गुजरा, पता नहीं माजी में क्या क्या चीजें उसके इन बिटवीन आई, उसके बाद आपने खत तहरीर कर दिया। और देखिए जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के होते हैं, वो इनफरादी तौर पर काम कर रहे होते हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर वो फैसले करते हैं। वो एक जज अपने साथ वाले जज से भी उसको असरअंदाज नहीं होना। ये जो प्रिंसिपल एथिक्स कानून और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, यहां पर जजेस ने यूनियन बना दी है, यानी 6 के 6 इकट्ठे होकर खत लिख रहे हैं। देखिए ये तरीका कार नहीं होता, हर जज अपना इंडिविजुअल लिख लेता ना। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी होती और फिर चीफ जस्टिस ने वो रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी होती या उसको भेजना होता सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजनी होती, तो वो एक अलग मामला था। लेकिन यहां पर यूनियन और जजेस में फर्क है। एक आप आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूं कि इस वक्त कंक्लूजन पर अगर पहुंचे हैं जज साहब, मैं रिपीट करूंगा, आप कंक्लूजन पर पहुंचे हुए हैं तो मेहरबानी करें आप ऑर्डर लिखवाएं, और अगर आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे तो फिर मेहरबानी करें कि रिमार्क्स इस तरह के मत दें, ये मुनासिब नहीं है, ये जज को सूट नहीं करता। ठीक है। ये जैन कुरैशी साहब, ये तो जायज़ मुतालबा नहीं लगता कि वाकई जो कुछ भी है वो दोनों, मतलब निहाल हाशमी साहब भी यही फरमा रहे हैं कि भाई जो कुछ भी करना है ऑर्डर में दें। मतलब ये रिमार्क्स के अंदर जो है, हमने एक्चुअली ये इस किस्म की चीज़ें हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी बहुत देखी थी। वो रिमार्क्स देते थे, फिर वो उसके टिकर्स चलते थे, एक हैजानी कैफियत जो है वो सूरत हाल बन जाती थी। तो बेहतर नहीं है कि वाकई ऑर्डर्स के अंदर आए, जो भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए, लेकिन ऑर्डर के अंदर आए। मंसूर साहब, मैंने तो इब्तिदा में ही कह दिया था जब हसन भाई ने पहले बात की थी कि अगर जज साहब उसको ऑर्डर में तहरीर कर देते तो ज्यादा ठोस हो जाता, एक्शनेबल भी हो जाता। हाँ। और हो सकता है कल के समात तो कर देंगे। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगा, हसन भाई ने जो है ना कहानी को बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दी है। अच्छा, वो कहते हैं जी हो सकता है वो खुद रूपोश हो गया हो सकता है उसको केपी में कोई ले गया हो। फिर ऐसे नहीं है, उसको बाकायदा उसकी बीवी को उसके मोबाइल फोन से कॉल आ रही है और उसकी बीवी को कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी अपील वापस ले लेंगे जो आपने दायर की है पिटिशन कोर्ट में, तो वो शाम को घर आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अफगान भाई तवान था या उन्होंने कोई पैसे मांग लिए उससे या उन्होंने कहा कि जी हमारे पास है या वो छुट्टी पे आया हुआ है या घर से रूपोश हो गया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो अभी गायब है और एक ऑनरेबल कोर्ट जो है चाह रही है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, और वो वक्त तयन कर रही है कि सुबह 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे उसको आना चाहिए। अब उस कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं तो अपनी रिट को जो है ना इस्टेब्लिश करना है। तो फिर मैं वही बात करूंगा कि मेरे ख्याल में लॉ मिनिस्टर साहब ने भी ओवर प्ले कर दिया अपना हैंड। उनको इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करने की जरूरत नहीं थी। वो ये कह देते कि हम मुतलका इदारे को जो है इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको कल सुबह पेश करें, वो सफिशिएंट होता। पर हम जो है इदारों की इस लड़ाई के अंदर, इस खींचातानी के अंदर शाह से ज्यादा वफादार जब हम बन जाते हैं तो तब भी हम नुकसान करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए जैन साहब। लेकिन एक दूसरी ऑन अ लाइटर नोट सर, और मंसूर भाई ऑन अ लाइटर नोट सर, निहाल हाशमी साहब से आपने पूछना है। आज निहाल हाशमी साहब ने कमाल का जुमला अदा किया है। निहाल हाशमी साहब ने फरमाया कि एक फर्द वाहिद के चक्कर में पूरे मुल्क को नहीं उठाया जा सकता। हाँ। कमाल का जुमला अदा किया उन्होंने। निहाल साहब, आप इस पे कमेंट कर ले, फिर मैं सवाल करता हूं, या आपने कमेंट क्यों किया है?
नहीं, मैंने कमेंट्स इसलिए किया कि देखिए जी, जो पूरा मुल्क है वो वोट देता है मेंबर नेशनल असेंबली को, और मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो इलेक्ट करते हैं, वो कैबिनेट बनाते हैं। आप कैबिनेट को कैसे बुला सकते हैं? आप इसके माने कैबिनेट को बुलाने के माने पूरे मुल्क के लोगों की आप इंसल्ट करें। और बात यह रिमार्क्स इज इंसल्टिंग एटीट्यूड। इंसल्ट करने का हक नहीं है। रिमार्क्स दें, कंस्ट्रक्टिव दें, positive remarks दें, but don't insult the rest of the other society, rest of the other section of the society। ये नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूर में हम क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, मगर इंसल्टिंग रिमार्क्स नहीं हो सकता है किसी के ओहदे के बारे में, किसी कैबिनेट के बारे में, किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ये प्राइम मिनिस्टर ये नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के अवाम का वोट की नुमाइंदगी करते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग वोट से इलेक्ट होकर हैं वो कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है ना कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे। वो रिटायर्ड नहीं होते हैं, वो उनको टेन्योर पूरा करके जाना पड़ता है, ना वो पेंशन लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम की तौहीन। अगर आप रिमार्क में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का जिक्र करें, ये बड़ी ज्यादती है। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और पीपीसी पढ़े और सीपीसी पढ़े तो उसमें लिखा है कि पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस को आप पाबंद करें, उसको इंफोर्स करें, उसको मजबूत करें, मगर ये नहीं कि आप एकदम डायरेक्ट से कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को बुला लें। ये तो हमने बच्चों का मजाक बना लिया सर। ठीक है, ये अब वैसे बच्चों का जिक्र आप ना ही किया करें। लास्ट टाइम भी आपने एक दफ़ा बच्चों का जिक्र किया था, आप बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। बहरहाल अब मैं जहाँ पे जमहूरियत के हवाले से बात हो रही है, तो कल एक ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ और उस ज़िमनी इलेक्शन पे एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्सी काफ़ी सामने आई। जैन कुरैशी साहब जो है वो उसकी कैंपेनिंग में भी, उस हल्का NA 148 की कैंपेनिंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़रा इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पंजाब असेंबली से भी सहाफ़ती बरादरी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, वो भी सरापा एहतजाज हैं। ये इस नई कंट्रोवर्सी पे भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी जो निज़ाम है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सवाल किससे करना चाहिए अगर कोई शख्स गायब हो जाए, लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे अफराद की गुमशुदगी के बारे में बात होती है तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शंस के, और ये सिलसिला 8 फरवरी से शुरू हुआ है, वो उसके ऊपर भी बहुत सी तनकीद होती है और समझ नहीं आता कि ये निज़ाम जो है वो किस तरह तोड़ मरोड़ दिया जाता है। जैन कुरैशी साहब, आपके हल्के में कल एक ज़िमनी इंतखाब हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर वो सीट हार गई। आप लोग 8 फरवरी को भी वो सीट हार गए थे, उसके बाद भी आप लोगों ने एहतजाज किया, कल भी आप लोगों ने एहतजाज किया। आप क्यों रिजल्ट को नहीं एक्सेप्ट करते? और इस मरतबा तो विनिंग मार्जिन पहले से भी बहुत बड़ा था। मंसूर भाई, उसकी वजह यह है कि आप हमें मौका नहीं देते उसको एक्सेप्ट करने का। तो 8 फरवरी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट जीती थी, तब उसको 104 वोटों से हराया गया था। आज उसको जो है टेकी देने के लिए उसको 30,000 की लीड बना दी गई है। बट सर, इतने भोंडे तरीके से काम किया गया है। सबसे पहले तो इस बात पे आ जाए, प्री पोल रिगिंग की बेतहाशा इन्होंने इस दफा आपको उसकी एग्जांपल्स मिलती। चेयरमैन सेनेट सर्किट हाउस में बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं अपने पास और कह के उनको जो है ना ऑफर्स करके लालचे दे के उनकी वफादारियां तब्दील करा रहे हैं। उसके साथ साथ सर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी जगह पे। ECP का सर रोल जो है आज इस पूरे मुल्क में एक सवालिया निशान उठा हुआ है आपके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। और ECP के रोल के अंदर हमें ये गारंटी की गई थी इंतजामिया की तरफ से, RO साहब की तरफ से, DRO साहब की तरफ से कि कैंडिडेट्स को RO के दफ्तर में जाने की इजाजत होगी और इलेक्शन जो कंपाइल होगा एज पर इलेक्शन एक्ट 2017 वो बीच में बैठेंगे। लेकिन आपने देखा, एहतजाज भी किया हमारे कैंडिडेट ने, हम सब वहां पे मौजूद थे कि 5 बजे वहां खड़े होने के बावजूद भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। भाई, अगर आपका इलेक्शन प्रोसेस इतना साफ शफाफ है, अगर आप 30,000 की लीड से इलेक्शन जीत रहे हो, अगर आपकी इतनी कंफर्टेबल मार्जिन है, तो फिर उसमें क्या कबाहत है? क्यों नहीं कैंडिडेट बैठ सकता अपनी रिकाउंट के अंदर? 7,000 पुलिस वाले की नफरी लगाई गई, वहां पे हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और रिजल्ट सर बड़े मजेदार निकल रहे हैं। मैं आपके लिए 2-4 एग्जाम्पल्स लाया हूं कि सर इस इलेक्शन का जो फॉर्म 47 इशू हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो वोटर टर्नआउट है वो 32% है। सर, बड़ा लो वोटर टर्नआउट है। उस लो वोटर टर्नआउट के ऊपर गिलानी साहब को आपने 32-33 हजार की लीड दे दी। और मजेदार बात क्या है उसमें कि जिन पोलिंग स्टेशनों से गिलानी साहब को लीड मिली है
उन पोलिंग स्टेशनों में गिलानी साहब का टर्नआउट 70%, 69%, 59%, 58% है। तो अब मैं आपके लिए लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन लाया हूं कि एक वहां पे पोलिंग स्टेशन है 131 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कादरपुर रामा। सर 8 फरवरी को, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड, आपके व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कह रहा हूं, 8 फरवरी को सर उसी इलेक्शन, वहां पे इलेक्शन होता है। उस पोलिंग स्टेशन के अंदर तैमूर मलिक साहब को 284 वोट पड़ते हैं। अच्छा। और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह से आप चेयरमैन सेनेट हो गए हैं, उनको 145 वोट पड़ता है। ठीक है सर 19 मई को उसी पोलिंग स्टेशन में फिर से इलेक्शन हो रहा है। तैमूर मलिक साहब को 176 वोट पड़ रहे हैं, लेकिन अली कासिम गिलानी साहब को वहां 1455 वोट, 53 वोट पड़ रहे हैं। सर मेहनत की होगी सर कमाल है, उसी पुलिस स्टेशन पे मेहनत की है। कमजोर पुलिस स्टेशन में बंदा मेहनत करता है ना। सर अच्छा कुरैशी साहब को देखें, बात सर, ये सुनते देखें, जाएं। जो इंसान का देखें जिस मजमून में कमजोर हो उसी मजमून पर बंदा ज्यादा दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। नहीं, लेकिन हसन अयूब साहब, फिर उसमें भी पैटर्न हसन अयूब साहब ये, मंसूर भाई 2 मिनट मैं आपको, जी गो अहेड। मैं हसन भाई से इस पर जवाब लेंगे, जरा 2-3 और भी बताऊं पैटर्न क्या है सर। सारे पोलिंग स्टेशन फीमेल पोलिंग स्टेशन हैं, सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं एक स्पेसिफिक एरिया के पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पर सर 67% टर्नआउट है। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर है 56 सर, यूनियन काउंसिल है लुत्फाबाद, वहां पर भी सर टर्नआउट आ रहा है 45%। सर ये कैसे मुमकिन है कि एवरेज टर्नआउट 23, 24, 25% है, आपका फॉर्म 47 30% बता रहा है, और जिन पोलिंग स्टेशनों में गिलानी साहब वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे हैं वहां पे 60%, 55%, 54%, 40% टर्नआउट आ रहा है। तो ये साफ क्लियर नजर आता है कि बैलेट स्टफिंग की गई है, ठीक। बैलेट अंदर डाले गए हैं। हसन और अयूब इलेक्शन साहब को एक दफा फिर मुतराजा बनाया गया। हसन अयूब तो साहब, ये इशू, अगर ये इशू नहीं था तो कैंडिडेट को बैठने देते इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल होने में। हसन अयूब साहब, बंदे गुम जाते हैं और बंदे फिर गुम के आके वोट भी डाल जाते हैं, ये दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं लगती हैं आपको? सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं सका आपका। हाँ वो मैं दोबारा समझाता हूँ, वो जैन कृषि साहब मैं दोबारा हसन भाई समझाता हूँ। जी दोबारा वो असल एक ये पैटर्न क्यों हर दफा फील होता है कि जैसे जिस तरह ये एक एग्जांपल, अभी तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया जैन भाई ने कि लास्ट टाइम 8 फरवरी में एक पोलिंग स्टेशन में 145 वोट डलते हैं एक कैंडिडेट को, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाब होता है तो 1455, मतलब उसके अंदर 1300 वोटों का इतना बड़ा फर्क आ जाता है। कौन कहाँ से आए ये 1300 वोट, किसने दिए ये 1300 वोट? सर हसन भाई से जवाब, मंसूर भाई हसन भाई से जवाब लेने से पहले आपको एक और बड़ा मजेदार स्टैट भी बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अवाम पिछले 3 महीनों में इतनी बाशऊर हो गई है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें 13,500 रिजेक्टेड वोट था, ठीक है, और जो 19 मई को इलेक्शन हो रहा है उसमें सिर्फ 2,000 रिजेक्टेड वोट है। तो मतलब वो सीख गए, ये तो बेसिकली ये भी इम्कानात हैं। और प्लस कहीं पर देखिए, मैं इस हल्के से मुतल्लिक ज्यादा आगाह नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जब किसी एक जमात की हुकूमत आ जाती है तो उसको वैसे ही हमारे लोगों का रुझान उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है। लोगों को अपने मुफादात होते हैं, अपने काम होते हैं, तो वोटर का ये फर्क पड़ता है। यानी मैं स्पेसिफिकली इसकी बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये करूंगा कि देखिए मकाफात अमल है। हमने देखा था कि हासिल बजिंजो साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं वो मरहूम, तो फिर होता ये है कि अदली अक्सरियत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई जो है वो इनको जितवा देती है। मोहतरम जो है क्या नाम था, साजिद संजरानी साहब को। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन में जाते हैं, जब बतौर जो है उन्होंने इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और फिर अब्दुल हफीज शेख हारते हैं और हुकूमत की अक्सरियत होती है, उसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म को लेना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं टेक्निकली, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं अगर किसी का थोड़ा बहुत हाथ पड़ रहा हो तो वो डालता है, लिहाज कोई नहीं करता। यानी इसमें ये चीजें मुमकिन है। आप मानते हैं हसन साहब यहाँ पे हाथ डला होगा? 148 के अंदर अगर देखा जाए, जी सर मैंने कहा आप मानते हैं कि इस इलेक्शन में भी हाथ डला या हाथ पड़ा होगा किसी का? सर मैं पहले बात की है, और मैंने खुद जैन साहब से, मैं इससे पहले जब ब्रेक में मैं पूछ रहा था कि वजह क्या बनी तैमूर मलिक साहब के हारने की और इतना फर्क की, तो ये मैंने खुद सवाल किया, तो मेरे पास इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं है। और सेकंड बात ये है कि जी गिलानी फैमिली के लिए कम से कम एक खुशी का दिन ये है कि तमाम की तमाम असेंबलीज जो हैं, यानी चाहे प्रोविंशियल असेंबली है, चाहे नेशनल असेंबली है, चाहे सेनेट है, वो वहां पर उनकी फैमिली मौजूद हो चुकी है इस टाइम। पंजाब असेंबली के अंदर भी मौजूद है, नेशनल असेंबली के अंदर भी मौजूद है, और सेनेट के अंदर तो खुद जनाब उनके वालिद साहब चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं। और मेरे से 3 भाई आ गए हैं, 2 भाई हैं एमएनए, तीन भाई रुकने कौमी असेंबली बन चुके हैं।
हाँ जी, तो ये तो मतलब फैमिली जो है, इसके अलावा क्या मुल्तान में और कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है? नहीं हसन मतलब साहब, ये इनको क्वेश्चन मैं रेज कर सकता हूँ। आप सही और कह रहे हैं। यही मेरा बात मेरा ख्याल मोहतरम में हसन जैन साहब के इनको ऊपर भी अब आती है, अब इनके इनको वालिद साहब पर और उनकी हमशीरा पर भी आती है। जी। तो इस चीज को हमें बदलाने की जरूरत है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, एक फैमिली में एक या मैक्सिमम 2 बंदे आ जाएं यार, मतलब फिर सब के सब आ जाएं। जैसा मेजर तारिक साजिद साहब आते हैं, फिर उनकी बेटे भी आ गए, एक दफा जो है वो एमएलए बने, उनकी वो भी बन गई। तो ये पूरी वो किसी और को मानते नहीं है। हमारी फैमिली में 2 बंदे ही थे। जब मेरे वालिद ना अहल हुए तो फिर मेरी बहन को टिकट वहां से मिली है। सही। हम तो 2, हम पहले से ही 2 लड़ते आ रहे हैं। तो हमने 5-5 सीटों का मुतालबा कर लेकिन फिर भी मतलब एक चीज थोड़ा सा है कि लोग सवाल करते हैं, कारकुनान कहते हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती होगी। वो पीटीआई का कारकुन भी करेगा, वो मुस्लिम लीग नवाज का भी करेगा, वो पीपल्स पार्टी का भी करेगा, और जमात इस्लामी में ऐसी चीज होती नहीं है। अगर वहां पर होगी तो वहां का भी कारकुन में तशवीश ये जरूर तो आती फिर ये है। हसन साहब इसमें मंसूर भाई, हकीकत ये है, मैं जरा एक मिनट हसन साहब, सर, ये हकीकत आपका ये है, हसन साहब आपका जो इख्तिलाफ है या आपका एतराज, वो तो फिर नून लीग की तरफ भी होना चाहिए ना, कि एक ही खानदान से नवाज शरीफ भी आ गए, एक ही खानदान से शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी और मरियम नवाज भी, और उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली के लोग भी आ गए, वहां पे भी तो एतराज कीजिए। जी बिल्कुल है मेरा। मैं मुस्लिम लीग नवाज की भी बात कर रहा हूँ जी। मैंने ये कुछ स्पेयर नहीं किया। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। ये 3 बड़ी जमातें हैं, इनमें ये चीज है। देखिए, मैं इस पर इख्तिलाफ नहीं करता कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ना बने जी, उसका राइट है। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वो बन सकता है। लेकिन फिर एक फैमिली से ही जो है ना वो तमाम लोगों को उठा देना, फिर रोल मतलब अगर कोई एमएनए बन गया तो फिर दूसरा जो है ना वो बलदियाती सियासत में आए, वो मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आए, वो सियासत करे, ग्रास रूट के ऊपर भी रहे ना। आपने तमाम ने कानून साजी करनी है। आपने अगर करना है तो बेसिकली फिर आपने अगर काम बांटे और फिर हर जगह ग्रास रूट से फिर ऊपर तक निहाल साहब, ये इस बात को मैं मतलब पसंद करूंगा। ठीक है, जहां पर तो तमाम के तमाम बड़ी असम्बलियों में जा रहे हैं ना, बलदियाती पॉलिटिक्स की तरफ कोई नहीं जाता। ठीक है निहाल साहब, ये मौरूसी सियासत की ज़बरदस्त मिसाल, और जिस तरीके से ये इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप मिसाक जमहूरियत का जिक्र कर रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, ये उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह से आपके ख्याल में ये सारे इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह लोग इलेक्ट हो रहे हैं? देखिए जी, हमने अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल किया होता, उसके हर पहलू पे हम गए होते, तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत बेहतर, बहुत शानदार जमहूरियत प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान में, पार्लियामेंट बड़ी शानदार तरीके से अपना काम कर रही होती, गवर्नमेंट अच्छा डिलीवर कर रही होती, इकॉनमी बेहतर होता। अभी जैन साहब कह रहे थे वफादारी के हवाले से, देखिए हम दूसरों पे तनकीद जरूर करते हैं, हमें अपने आप को भी हमेशा तनकीद करना चाहिए। हमने देखा कि 2018 में जो वफादारी का एक सैलाब आया और जिस तरह से जहाज भर के आया, और उससे पहले भी जिस तरह से लोग एक पार्टी से, देखिए पार्टी जो होता है पॉलिटिकल, वो एक नजरिए के साथ होता है, कमिटमेंट के साथ होता है, उसके आपके नाम के साथ होता है, मैंने मंशूर के साथ होता है। मगर हमारे यहाँ तो शायद हमने एक चीज सीख लिया है कि हम सिर्फ इक़्तिदार के साथ या अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमें जीतना है। मगर अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो कल्चर है, जो रिवायत है, जो हमसे पहले हमारे बड़ों ने एक अच्छा निज़ाम दिया, उसको हम पमाल कर रहे हैं, तहवाला कर रहे हैं। हमें, मैं कहता हूँ पूरी फैमिली जीत जाए, मगर इकोनॉमी तो बेहतर हो ना। मिस्टर ली के बाद उनका बेटा आया, ट्रूडो का बेटा ट्रूडो आया, मगर उसने अपने मुल्क के इकोनॉमी को बेहतर किया, अपने मुल्क के सियासत को बेहतर किया, उसकी इमेज को बेहतर किया। ये होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं। मैं हसन अयूब साहब के साथ इस पे इत्तेफाक करूंगा, मगर हम सब सियासतदानों को बैठना चाहिए। कहीं ऐसा नामुमकिनात नहीं है, और उसका बेस्ट फोरम है पार्लियामेंट के अंदर बैठे, जिसकी जो भी हैसियत है बैठ जाए, और जो नहीं है पार्लियामेंट में उसके साथ आप एपीसी कर लें, बाहर में आप स्टेक होल्डर्स को बुला के मिल लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। हम निहाल साहब, एक जगह आप स्टेक होल्डर्स से बात करने की बात करते हैं, और अभी 1 घंटा पहले पंजाब असेंबली के अंदर सहाफ़ियों के हवाले से डिफेमेशन लॉ आप लोगों ने अप्रूव किया। सहाफ़ियों की सारी बरादरी जो है उस पर सरापा एहतजाज है, वो आपने स्टेक होल्डर से, आपने तो इस मामले पे स्टेक होल्डर से बात नहीं की, सारी तंजीमें आप लोगों के खिलाफ इस एहतजाज कर रही हैं लाहौर के अंदर। देखिए, हम फरिश्ते तो नहीं है, कमी बेशी हो जाती है, मगर उसको हम बैठ के एड्रेस कर लेंगे, उसका हम रिड्रेसल हो सकता है। मगर आप ये भी देखें, हर आदमी तो मंसूर अली खान नहीं है। यहाँ पे हर किसी ने आपने ये बात निहाल साहब बड़ी खूबसूरत की कि आप फरिश्ते नहीं हैं, ये तो हकीकत है, आप वाकई फरिश्ते नहीं। अब आगे बात देखिए, यहाँ पे होता ये है कि हर किसी के पास एक मोबाइल होता है, उसके अपना ब्लॉग कर लेता है, और बगैर तहकीकात के पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सियासत को, हर चीज को तहबाला कर देते हैं। अपने एक बॉडी के चक्कर में कौम के बकरों को हम ज़बाह करने को लग गए हैं।
पूरी दुनिया में जगहसाई होती है, छोटी छोटी इशू। अभी जो किर्गिस्तान में वो आज ही एक साहब बैठे हुए थे, वो कहने लगे जी ये भी शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इसके लोगों के वैसे हुआ। तो बहुत सारी चीजों को, कौमी सानियात को भी अगर हम सियासत की नजर कर दें, लोगों की पगड़ियां और इज्जतें भी अगर हम नीलाम करना शुरू कर दें, कॉमन मैनों के बहुत दूसरे इशू हैं। लोग पूछते हैं हम टैक्स देते हैं, हमारी जिंदगी को बेहतर कैसे किया जाए। जैन साहब ये जो डिफेमेशन का लॉ आया है सर, इसमें एक राय ये पाई जाती है, राय है लोगों की, वो ये पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के ऊपर जो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ये बेसिकली उसे ज़रा थोड़ा सा चॉक डाउन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि ताकि वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, इस प्लेटफॉर्म को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिफेमेशन का लॉ जो है बेसिकली आप लोगों के सपोर्टरों को ज़रा टाइट करने के लिए इस्तेमाल होगा। सर अर्ज ये है, यहाँ पे हुकूमत का फिर से माइंडसेट नजर आता है। आप बजोरे बाजू लोगों को दबा नहीं सकते। सोशल मीडिया को बैन कर दें, एक्स को बैन कर दें, डेफेमेशन के लॉज ऐसे ले आए कि आपके खिलाफ बात ना हो सके। आप कहें कि जी तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का कारकुन है वो करता है। इसमें भी आपको ये नजर आता है, कश्मीर में जो कुछ हुआ वहां पे आपको नजर आता है कि आपने यूज ऑफ फोर्स से उनको दबाने की कोशिश की, कश्मीरियों ने रिएक्ट किया, फिर उन्हीं के साथ मुज़ाकरात किए और उन्हीं की डिमांड को आपने मीट किया। इसी से आपको नजर आता है जो बाकी मुल्क के अंदर ये कर रहे हैं। तो यूं काम चलता नहीं। यू नीड टू रियलाइज ये ऑर्गेनिक चीज है और लोगों की एक आवाज है, ये 21वीं सदी है। आप इस आवाज को नहीं दबा सकते। आप काउंटर नैरेटिव जरूर अपना पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि जी हर बंदा मेरी मर्जी से बात करे और जो बात मुझे ना गुजरेगी तो उसके ऊपर मैं क्रैकडाउन कर दूंगा, ऐसे काम आगे चलना नहीं है सर। हसन अयूब साहब, ये सहाफियों की जानिब से बहुत एतराज आया है, एहतजाज किया जा रहा है, काला कानून इसे करार दिया जा रहा है। आप भी जारी बात है एक सीनियर सहाफी हैं, क्या राय है आपकी इस सिलसिले में? देखिए जी, मैं झूठ के तो बड़ा खिलाफ हूँ। प्रोपेगेंडा होता है। देखिए अब यूएई की बारिशों के हवाले से ऐसी ऐसी बातें की कि आज मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के वीजे लगना मुश्किल हो गए हैं। अब यूएई का वीजा आजकल पाकिस्तानी को नहीं मिल रहा, उसमें काफी मुश्किलात हो गई। किर्गिस्तान वाकई के हवाले से रेप करा दिया, 10,000 जो है वो स्टूडेंट है पाकिस्तानी, वहां पर लड़कियों के रेप करा दिए, पता नहीं क्या क्या हरकतें करके क्या बोल दिया, इतने बंदे मार दिए। वो कोई इंडियन क्रिकेटर थे, उनके जख्मी होने की फोटो लगा के जी फोत हो गया। मुझे खुद 5 बंदों ने व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज भेज दिए वीडियो कॉपी करके। तो ये इस तरह की जब आप बातें करेंगे, आप इमेजिन करें वो 10,000 स्टूडेंट्स नहीं है, वो ये समझते हैं कि वो 10,000 फैमिलीज हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे जो कि पढ़ने के लिए किर्गिस्तान की हैं, डॉक्टर बनने के लिए, वो फैमिली का काबिल बच्चा है। ठीक है, उसके हवाले से जब इस किस्म की बात आएगी कि उनको मार दिया है या हुकूमत जो सफीर झूठ बोल रहा है, और मुसलसल कहा गया, फिर हुआ क्या? वही वर्जन जो कि आपका सफारतखाना बोल रहा था, वही बात निकली। पाकिस्तान के लोग जो थे 35 जख्मी हुए हैं, वो 35 ही जख्मी हैं और एक भी ज्यादा उससे इजाफा नहीं हुआ। और फिर कहा गया जी कि अभी तक जो है वो हुकूमत साइड पर है, जबकि हुकूमत और पुलिस वहां पर मौजूद थी। तो उन्होंने अच्छे तरीके से फिर अगले दिन आए, लोगों को चीजें उन्होंने दी, उनके जो सिटीजन आए, और उनके लिए सिक्योरिटी का एक जो है वो निजाम बनाया उन्होंने। लेकिन हमने जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर दिया, आप इमेजिन करें वो 60,000 लोग तकरीबन, यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 एक फैमिली, हम जो है ना जो 6 का वो उसका नंबर एज्यूम करते हैं, तो 60,000 लोगों को पाकिस्तानी को आपने परेशान कर दिया। और इसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 6 लाख को ये भी बता दिया, झूठ आगे फैला भी दिया, जो इस झूठ को सच समझ बैठे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका रास्ता तो रुकना चाहिए ना। रेगुलेशन आना कोई बुरी नहीं है बात, आप अपने अमल ठीक करें, रेगुलेशन के अंदर लेकर आए। जो आप ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके देखें ना, अच्छा हसन भाई, एक वैसी समझ आ जाएगी आपको। हसन भाई, एक मैं केस अगर आपके सामने रखूं कि अगर इलेक्शन से पहले आपके अखबार के फ्रंट पेज पे इतना बड़ा एक ऐड लगे कि वजीर आजम नवाज शरीफ, और उसके बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद आपको बताया जाए नहीं नहीं वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं है, वजीर आजम कोई और है, तो इस पर डिफेमेशन का केस बनता है नून लीग के ऊपर या नहीं बनता आपके ख्याल में? मंसूर एक मिनट, मंसूर मैं हसन भाई से पूछ रहा हूँ यार, मैं आता हूँ आपके पास निहाल साहब, हसन भाई को तो जवाब देना। और मेरे को पूछ रहे हैं निहाल साहब, मैं हसन भाई से पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप भी जवाब दे दीजिएगा। जी हसन भाई। नहीं वैसे बात सुने, लीडर उनके हैं, उनका दिल भी है, तो जवाब देने दे, फिर मैं जवाब देता हूँ। अच्छा चले निहाल भाई, निहाल भाई बोलें। एक तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें, मगर इसको जो है ना नेगेटिव ना, जो गाली गलोज बदतमीजी, आप यकीन करें अब देखना छोड़ दिया, घर में बीवी बच्चों के सामने बैठ के सोशल मीडिया देखना मुश्किल है। अब जो आपने पाकिस्तान को
प्राइम मिनिस्टर वाली बात की, नहीं आप अखबार को गौर से खोल के देखें, उसमें लिखा है पाकिस्तान को नवाज दो। तो हम आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज देने के माने थोड़ी है मोहम्मद नवाज शरीफ। मैंने तो सवाल कुछ और किया निहाल भाई, मैं तो पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने ऐड बनवाए, आपने अखबारों के फ्रंट पेज पे ऐड बनवाए वजीर आजम नवाज शरीफ, बाद में इलेक्शन जब हो गए, पार्टी आपकी इक़्तिदार में आ गई, तो आपने जो लोगों को पहले बताया था इलेक्शन से पहले वो आपने किया नहीं, आप लोगों ने आप लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी। कुछ कर रहे हैं, हमने नहीं कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ, हम हमारे जो कारकुन है वो जरूर कहते थे, आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, वजीर आजम नवाज शरीफ एक नारा बनाया है, नारा है ये कोई हमने कोई गलत बात नहीं की। हमने तो कहा पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को हर कोई नवाजे, पाकिस्तान को ही तो नवाजना चाहिए। अच्छा, ये वो नवाज जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, कोई और नवाज है। जी ठीक जी, सुन लिया आपने जनाब हसन साहब। वो लिखा था अखबारात में, इश्तिहार छपा था, हमने अपनी आंखों से देखा था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो ऐसी बात हेडलाइंस बनाई थी, पूरा फ्रंट पेज बना था, खाली एक नहीं, मतलब छोटा था ना, वो फुल पेज का इश्तिहार था और वो तकरीबन तमाम अखबारात में था। तो वो बेसिकली पहला सवाल तो मेरा अखबारात से बनता है कि आप पहले अपना फ्रंट पेज जो है उसको हेडलाइन के तौर पर, अखबार की खबर के तौर पर आपने ऐसा ऐड छापा क्यों? ये तो सवाल पहले बनता है। पैसों के लिए कोई एथिक्स भी है आपके, जो जर्नलिज्म की भी एथिक्स होते हैं। इतना मतलब ठीक है बुरा वक्त है प्रिंट मीडिया के ऊपर, लेकिन इतना बुरा वक्त भी नहीं है कि आप इन चीजों को सबको पसे पुश डाल देते। तो ये पहला तो क्वेश्चन मेरा बनता है अपने जो है वो अखबार मालिकान से, वाले जो है चैनल मालिकान से, जी अखबार मालिकान से बनता है ना जी, या उनको उनकी एडिटोरियल जो थी पॉलिसी थी उसमें होना चाहिए कि पूरे पेज का फ्रंट पेज नहीं दे सकते आप, ठीक है, और उनको ये इश्तिहार लेना ही नहीं चाहिए था। जो सियासी जमात है वो तो अपनी तशहीर चाहेगी, और मुस्लिम लीग नवाज ने अपने जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर तमाम जो मुहिम थी उसमें किसको किया? नवाज शरीफ को। अच्छा वैसे हसन भाई एक और सवाल, उसके बाद उन्होंने हसन भाई एक और सवाल मुझे याद आ गया, एक और सवाल हसन भाई, इस पे भी राय दीजिएगा। वो ये है कि अगर एक आदमी के बारे में अगर बार बार हर टिकर के अंदर ये चलना शुरू हो जाए, ना अहल वजीर आजम, ना अहल वजीर आजम, ना अहल वजीर आजम, और उसके बाद बाकी बात लिखी जाए, ये डेफेमेशन में आता है या सही इंफॉर्मेशन में आता है? तो वो नाअहल है, फिर तो नहीं आता। अच्छा, वो जो है वो यानी टेक्निकली करेक्ट है। अब इमरान खान साहब नाअहल हैं तो उनको आज भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, ठीक है, मतलब वो आज भी इलेक्शन लड़ने से नाअहल हैं, सियासत में हिस्सा लेने से नाअहल हैं। उनको आज भी उमर अयूब साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर या बाहर मीडिया टॉक में वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म इमरान खान, तो वो बात मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा नाअहल है उसको आप नाअहल कहें, जैसे नवाज शरीफ साहब को तमाम लोग जब वो ताहयात नाअहल थे तो उनको कहते थे कि ताहयात नाअहल नवाज शरीफ, तो वो टेक्निकली बात तो ठीक थी, चुपती जरूर थी, यानी जो उनके जो मुस्लिम लीग नून वालों को, लेकिन वो क्या कर सकते थे तो वो ताहयात नाअहल। लेकिन आज उनके जो केसेस थे जिनमें उनको सजा हुई थी, उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो चुकी है। आज इमरान खान साहब की जिन मुकदमात के अंदर उनकी अभी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई है, आज भी कन्विक्शन मौजूद है, तो आज उनको अगर कहें कोई नाअहल इमरान खान तो मेरे ख्याल से वो गलत बात नहीं है। तो ज़ैन कुरैशी साहब आप तैयार हो जाइए, आप अगर आपको कोई सहाफ़ी ये सवाल करे कि जी नाअहल इमरान खान साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं या क्या बात करें, तो आपने अब इसके ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं कर देना। ये ना हो कि आप कहेंगे जी आपने क्यों कहा है, ये इस पर डेफेमेशन नहीं बनती। मंसूर भाई इसमें दो बातें हैं। एक तो हसन अयूब साहब ने जो पहले बात की ना, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि सेंसेशनलिज्म नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने कई दफ़ा ये टीवी पे भी कहा है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट जरूर करें, उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको आप बैन नहीं कर सकते। ठीक है, मजेदार बात ये है कि आपने मतलब उसे बैन किया हुआ है और पूरी वफाकी कबीना जो है उसी एक्स को इस्तेमाल करी, उसी के ऊपर ट्वीटें चल रही हैं और उसी के ऊपर रोज रोज नई वर्दियां पहन के दिखाई जा रही हैं, तो वो भी ना करें। जो बात हाशमी साहब कर रहे हैं ना, मैं हाशमी साहब से भी एग्री करता हूँ। हाशमी साहब कहते हैं कि हमने तो ये थोड़ी कहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, हमने तो दूसरे नवाज की बात की थी। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब कहा था वोट को इज्जत दो, इन्होंने ये थोड़ी कहा था कि वोट को असल में इज्जत दे दो, क्योंकि जिसके नाम पे तो वोट ले रहे थे उसको तो इज्जत दी नहीं बेचारे को, जिसको दिखा के कि जी इसको वजीर आजम बनाने लगे हैं हम, उसको तो बेचारे को पॉइंट पढ़ के हाशमी साहब आपको उसको तो वजीर आजम बनाने के चक्करों में उसको तो वापस भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब और निहाल हाशमी साहब, हसन अयूब साहब। नाज़रीन टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम से, अब तक इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।